हे एवरीवन, आज मैं ऑनगोइंग ड्रामा लव नेक्स्ट डोर को एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें रियो एंड सियोंग की रोमांटिक कॉमेडी वाली लव स्टोरी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। ड्रामा शुरू होते ही हमें एक ही सोसाइटी की 4 लेडीज दिखाई जाती हैं, जिसमें रियो एंड सियोंग की भी मॉम्स होती हैं और ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी होती हैं। मतलब इनके बच्चे रियो एंड सियोंग दोनों ही लाइफ में सक्सेसफुल हो गए हैं। तो एक का कहना है कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से ज्यादा फेमस भी है और सक्सेसफुल भी। तो वही सियोंग की मॉम भी सियोंग को रियो से ज्यादा अच्छा प्रूव कर रही होती है। खैर इनकी बकवास से बाकी लेडीज तो पक जाती है। रियो की मॉम ये भी बताती है कि मेरी बेटी 1 मंथ में शादी भी करने वाली है, वो भी यूएस में। वो सबको इनविटेशन कार्ड भी बांट देती है। सियोंग जो कि बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर चुका है, उसकी एक खुद की कंपनी भी है। आज उसे क्रिएटिव अवार्ड मिलने वाला है, बट वो तो फ्यूनरल डायरेक्टर से मिलने आया हुआ होता है। उन्हें वो अपनी एक आइडिया बताता है कि अगर हम एक मेमोरियल पार्क बनाए तो लोग उन लोगों को वहाँ आके याद कर सकेंगे जो अब दुनिया में नहीं रहे। डायरेक्टर को भी सियोंग का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और इसके बाद फाइनली सियोंग अवार्ड रिसीव करने के लिए जाता है। उसके कंपनी के एम्प्लॉयज मियोंग एंड लीना सियोंग को अवार्ड लेते देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। रियो बिना किसी को बताए ही यूएस से कोरिया आ गई है। एयरपोर्ट पे वो अपनी बेस्टी मोयम से बहुत दिनों बाद मिलती है, जो उसे पिक करने आई है। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही खुश होते हैं। मोयम रियो से पूछती है कि तुम्हारे कोरिया आने की खबर तुम्हारी मॉम को तो पता है ना? वो कहती है नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। मोयम कहती है अच्छा, तो सियोंग का क्या हुआ? तुम्हारी उससे कोई बात होती है कि नहीं? रियो कहती है कि मुझे नहीं पता, वो होगा कहीं बिजी अपने लाइफ में। रियो को भूख लगी होती है तो ये लोग उसी प्लेस पे आते हैं जहाँ स्कूल टाइम ये लोग अक्सर खाने को आया करते थे। बट यहाँ रियो का भाई भी उसे दिखता है, जो कि खाना पैक करवाने आया था, जिसे रियो छुपने लगती है। मोयम को भी वो छुपने कहती है, ये बोल के अभी देखने से मेरा सरप्राइज खराब हो जाएगा। रियो का भाई बेचारा बड़े चाव से चटपटा खाना खरीदता है, पर उसका जिम ट्रेनर यहाँ आता है और उससे खाना छीन लेता है, ये बोलकर जिम करने वालों के लिए ये सब जहर के समान होता है और तुम जाओ जाके वर्कआउट करो। उसके जाने के बाद ये ट्रेनर खुद ही सारा खाना खाने लगता है। रियो मोयम को अपने घर चलने को कहती है, तू भी चल, सरप्राइज देने में और भी मजा आ जाएगा। बट रियो का बैड लक होता है। मोयम को कॉल आती है और इमरजेंसी में उसे जाना पड़ता है, क्योंकि मोयम पैरामेडिक है और ये सब करना उसकी ड्यूटी है। मोयम के जाने के बाद रियो बहुत ही नर्वस हो जाती है। उसे घर जाने का मन ही नहीं हो रहा होता। असल में कुछ तो बात है जो रियो छुपा रही है। उसे फैमिली को फेस करने में बहुत ही डर लग रहा है। घर के रास्ते में रियो को एक न्यू बिल्डिंग दिखती है, जिसके जगह पे पहले सोना स्पा हुआ करती थी। उसे याद आने लगता है कि सोना में ऐसे रियो की मॉम उसे जबरदस्ती नहाने ले आती थी और सियोंग की भी मॉम सियोंग को यहाँ ले आती थी। वो काफी रोता था, बट मॉम्स के आगे इन दोनों की कुछ भी नहीं चल पाती थी। रियो ये सब सोच ही रही होती है कि पीछे से उसे किसी की आवाज आती है। वो देखती है अपने सामने सियोंग को। दोनों बहुत दिनों बाद एक दूसरे को देख रहे थे। रियो के बैलून्स भी उसके हाथ से उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी नजरें तो इस समय सिर्फ सियोंग पे थी। सियोंग बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रियो भी टेढ़े तरीके से रिप्लाई करती है कि मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं? वो बोलता है, तुम जहाँ खड़ी हो ना, वो प्रॉपर्टी मेरी है। रियो को बिलीव ही नहीं होता है। वो भी मजाक उड़ाते हुए कहती है, ये और तुम्हारी प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता है। वो कहता है, ये मेरी ही प्रॉपर्टी है। ये सुन के रियो जाने लगती है, पर सामने से उसकी मॉम आ रही होती है और दूसरे रास्ते पे वो देखती है कि उसके डैड आ रहे हैं। जल्दी से रियो सामने पर एक बॉक्स के अंदर छुप जाती है। सियोंग कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है, प्लीज एक बार मेरी हेल्प करो, ऐसा प्रिटेंड करना कि तुमने मुझे देखा ही नहीं है अभी। सब लोग सियोंग को यहाँ सड़क पे अकेली देखते हैं। वो लोग सियोंग से बातें करने लगते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक सियोंग की ऑफिस की ओपनिंग सेरेमनी है, तो उसे ये लोग कांग्रेस भी कह रहे होते हैं। अब रियो तो छुप गई थी, पर उसका ट्रॉली यहीं बीच सड़क पे छूट गया था, जिसे सियोंग अपना
नाम बताकर सिचुएशन को संभाल लेता है। फिर इस बड़े से बॉक्स को देखकर इन लोगों को लगता है ये सामान सियोंग का है और ये काफी भारी है। तो वो लोग कहते हैं सियोंग को कि हम इसे अंदर पहुंचा देते हैं, ये बहुत ही भारी लग रहा है। मगर सियोंग जैसे तैसे इन लोगों को बॉक्स नहीं उठाने देता और ये लोग फिर चले जाते हैं। सियोंग अब बार बार रियो से पूछने लगता है कि तुम अपनी फैमिली से क्यों छुप रही हो। रियो कुछ नहीं बोलती है तो सियोंग भी उसे बॉक्स से बाहर नहीं आने दे रहा होता है, पर रियो ठहरी ढीठ, वो भी बॉक्स को फाड़ कर बाहर आ जाती है। इसके बाद रियो वॉशरूम यूज करने के लिए सियोंग के परमिशन के बिना ही उसके ऑफिस में चली जाती है। वो बोलता है कि तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए और यहाँ की कोई भी चीज बिल्कुल मत छूना क्योंकि तुम्हारे छूने से सब गंदी हो जाएगी। रियो ये सुन के भी जानबूझकर चीजें बार बार छूने लगती है। सियोंग उसे घर जाने को बोलता है बट वो उसकी बात को इग्नोर करने लगती है और ऊपर चली जाती है। सियोंग रियो को उसकी शादी के लिए अब कांग्रेट्स कहता है। ये भी बात रियो इग्नोर कर देती है। वो सियोंग का ऑफिस देख रही होती है कि वायर में पैर फंसने के कारण से अलमीरा उस पे गिरने वाला होता है। तभी सियोंग एन मौके पे आता है और उसे बचा लेता है, पर बेचारा खुद थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। रियो बोलती है लाओ दिखाओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है। वो उसके बैक पे चोट देखने लगती है, लेकिन तभी उसे एक पुराना स्कार दिखता है। रियो को याद आता है कि बचपन में सियोंग उसे दूसरे बच्चे से झगड़ा करने से रोक रहा था और रियो ने उसे धक्का दे दिया था जिससे सियोंग को चोट लग गई थी और ये वही स्कार है। दूसरे सीन में हम मोयम को देखते हैं जो कि एक पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने आई होती है, पर ये पेशेंट हॉस्पिटल जाने से मना कर रहा होता है। मोयम इसे समझाने लगती है तो ये बियर की बोतल तोड़कर उसकी ओर कर देता है। ये सारी चीजें यहाँ खड़ा एक बंदा जिसका नेम कांग होता है वो देख रहा था। वो मोयम से कहता है कि आप रहने दीजिए, ये आदमी आपको चोट पहुँचा सकता है। मुझे टेक्वांडो में रेड बेल्ट मिला हुआ है तो मैं इससे निपट लूंगा। कांग उसकी तरफ बढ़ता है उसे पीटने के लिए, पर बेचारा गिर जाता है। तब तक में मोयम एक किक लगा देती है जिससे बॉटल इस पेशेंट के हाथ से गिर जाती है और वो काफी डर भी जाता है। फिर मोयम कांग को बताती है कि मैं टेक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ। कांग तो मोयम को देखे जा रहा होता है। मोयम उसे पहले ही मुलाकात में काफी पसंद आ गई थी। रात हो गई है और रियो को अब घर जाना पड़ता है। सियोंग भी उसके साथ आता है क्योंकि दोनों का घर एक ही जगह पे होता है। रियो रास्ते में एक डिलीवरी बॉय का हेलमेट देख लेती है और वो सोचने लगती है कि काश ऐसा एक हेलमेट अभी मेरे पास भी होता तो मेरा सर फटने से बच जाएगा आज। फिर वो ट्रॉली को बीच सड़क पे खोल लेती है और 4-5 जैकेट वो पहन लेती है ताकि वो चोट से बच जाए। सियोंग बोलता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम ये कैसी हरकतें करे जा रही हो। पता नहीं क्यों रियो अकेले घर ही नहीं जाना चाह रही होती है, उसे बहुत डर लग रहा होता है। वो सियोंग से बोलती है कि प्लीज यार आज रात तुम मेरे ही साथ रह लो। वो कहता है तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो तुम मुझे बता सकती हो। रियो फाइनली हिम्मत करके उसे बता देती है कि मेरी एंगेजमेंट टूट गई है और मेरी शादी वादी नहीं होने वाली है। रियो की ये बातें इसी टाइम पीछे से आ रहे उसके मॉम डैड भी सुन लेते हैं। फिर इसके बाद शुरू होती है रियल वाली नौटंकी। मतलब रियो के डैड बार बार बेहोश होने लगते हैं क्योंकि उन्हें तो बहुत बड़ा वाला सदमा लग गया होता है और रियो की मॉम गुस्से से लाल होती है। वो उसकी पिटाई करने के लिए रियो को पकड़ने लगती हैं। जैसे तैसे सियोंग रियो को मार खाने से बचा रहा होता है। गुस्से में उसकी मॉम पूछती है कि तुमने शादी क्यों तोड़ी, क्या उस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया है? अगर धोखा दिया है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। रियो बोलती है नहीं, उसने कुछ नहीं किया है। फिर मॉम पूछती है कि क्या तुमने कुछ किया है, तुमने उसे चीट किया है? तो इस पे भी रियो नहीं आंसर करती है। रियो के डैड बोलते हैं हमें पहले अपनी बेटी की सारी बातें सुननी होंगी, इसने अगर ऐसा कुछ किया है तो जरूर कोई रीजन होगा। रियो स्टूपिड सा रीजन दे देती है कि सक्सेसफुल होने के लिए शादी करना सही नहीं होता है, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी। इतना तक तो फिर भी ठीक था, पर इसके बाद रियो ये बोलती है कि मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है क्योंकि मुझे काम करने में मन नहीं लग रहा था और मैं काफी बोर हो गई हूँ।
हूँ। ये सारी बातें सुन के तो अब रियो की मॉम और भी ज्यादा भड़क जाती है। लास्टली सियोंग रियो को मार से बचाने के लिए उसे यहाँ से लेके भाग जाता है। सियोंग अब अकेले में रियो से ये सब करने का रीजन पूछ लेता है, तो वो बोलती है कि इतने सालों से हर रोज बस कंप्यूटर पे काम करना, अपने घर से इतने सालों तक दूर रहना एंड किसी लड़के से एंगेजमेंट कर लेना, सब कुछ होने से मैं थक गई थी। मुझे अब ब्रेक चाहिए था क्योंकि लाइफ में अभी तक मैंने बहुत मेहनत की है। रियो का भाई सियोंग को कॉल करके बताता है कि मॉम का गुस्सा अभी ठंडा हो गया है तो रियो घर आ सकती है। घर आने पे रियो को लगता है कि मॉम रो रही है, पर वो मारने के लिए स्टिक लेके बैठी हुई थी एंड इस बार तो सियोंग भी उसे छोड़ के डोर लॉक कर देता है, जिसके बाद रियो की खूब पिटाई होती है। इधर हॉस्पिटल में कांग मोयम से उसका नंबर मांगता है, पर मोयम बोलती है मैं पिछले 6 साल से पैरामेडिक हूँ, आज तक जिसने भी मेरा नंबर मांगा है या मेरा नाम पूछा है मैं उससे दोबारा नहीं मिली हूँ। कांग कहता है पर मैं आगे भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। मोयम इस पे कुछ नहीं बोलती है और चली जाती है। फिर हमें दोनों के हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है, जब रियो जबरदस्ती सियोंग को अपने साथ पार्ट टाइम जॉब करने ले आया करती थी। एक बार तो वो सियोंग को बर्तन धोने के लिए ले आई थी। बेचारा सियोंग बर्तनों को घिस घिस के परेशान हो गया था। वो काम छोड़ के जा रहा था, तभी रियो उसे रोकने के लिए उसके पैर में लटक जाती है और सियोंग को बर्तन धोना ही पड़ता है। जॉब से जो पैसे मिलते थे रियो उनसे स्टार वाली स्टिकर्स खरीदती थी और उसने मॉम को बर्थडे पर एक गोल्ड की ब्रॉच पे गिफ्ट की थी, जिससे मॉम बहुत ही खुश हुई थी। सीन अब प्रेजेंट टाइम पे आता है, जहाँ हम देखते हैं कि रियो की मॉम उससे बहुत रूड बिहेव कर रही है, क्योंकि रियो ना ही एंगेजमेंट तोड़ने के पीछे का रीजन बता रही है और जॉब छोड़ने के बाद वो लाइफ में आगे क्या करेगी इसके लिए भी वो सीरियस नहीं दिख रही है। मोयम एंड सियोंग भी घर पे आते हैं। रियो की मॉम उन्हें नाश्ता देती है, पर वो रियो को नहीं देती है। मोयम भी अकेले में रियो से ये सब करने का रीजन पूछती है, पर रियो उसे भी रियलिटी नहीं बताती है। मोयम काम पे चली जाती है और रियो को राइस केक लेके सियोंग के साथ उसके ऑफिस जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए रियो के मॉम ने उसे कहा है। ऑफिस में जब सियोंग क्लाइंट के साथ बिजी होता है तो मियोंग रियो से उसकी और सियोंग के फ्रेंडशिप कैसे शुरू हुई ये बताने को बोलता है। लीना तो बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे सियोंग बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। रियो अब बताना शुरू करती है कि सियोंग भोला भाला बच्चा था, सीधे कहूँ तो बहुत ही डरपोक था। हम लोग 1995 में जब मिले थे तो वो डर के मारे मेरे से हाथ भी नहीं मिला रहा था और उसे सिर्फ फ्रेंच ही बोलने आता था, तो कोरिया में भी उसे एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। उसके मॉम डैड जब काम के लिए बाहर जाते थे तो उसकी मॉम मेरे घर पर सियोंग को छोड़ देती थी, तब मैंने ही उसका ख्याल रखा, उसके साथ खेलना, उसे खाना खिलाना, उसे पॉटी भी करवाना पड़ता था मुझे। मैं नहीं होती तो बेचारे सियोंग का क्या होता। मोहल्ले के बच्चे तो उसे बुली करते रहते थे, मेरी वजह से ही वो इस लायक बन पाया है। इतने में सियोंग भी आ जाता है और वो रियो की ये सारी बात सुन चुका था। वो बोलने लगता है कि ये लड़की जो भी बोल रही है ना वो सब कुछ झूठ है। पहली बार मैं इससे हाथ इसलिए नहीं मिला रहा था क्योंकि इसके नाक में बहुत ही गंदा लगा हुआ था, जिसे देखकर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। खाने में इसे जो भी पसंद नहीं होता था ये मेरे प्लेट में दे देती थी और खेलने के नाम पे तो ये बस तबाही मचाती थी, सारी चीजें इधर उधर फैला देती थी और पॉटी के टाइम पे डोर ओपन करके अंदर आ जाती थी और जब सारे बच्चे खेल रहे होते थे तो ये सारी गेम मेरा इस्तेमाल करती थी और मुझसे ये सारे काम भी करवाती थी। सियोंग की बात से हम दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है, जिससे मियोंग एंड लीना दोनों को अकेला छोड़कर बाहर आ जाते हैं। रियो की मॉम का दिमाग फिर गर्म हो जाता है क्योंकि सोसाइटी की लेडी रियो की शादी टूटने वाली गॉसिप कर रही होती है। वो अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है तो वहाँ उसे और एक टेंशन वाली न्यूज मिलती है कि अगले हफ्ते सियोंग के ऑफिस ओपनिंग पार्टी में हमारे को स्कूल फ्रेंड्स भी आ रहे हैं और उन्हें भी रियो की शादी टूटने वाली बात पता चल गई है। घर पे वो अपने होने वाले दामाद, जिससे अब रियो की शादी टूट गई है, उसे कॉल लगाती है पर वो कॉल नहीं उठाता। ये सब रियो भी देख लेती है तो वो बहुत सैड हो जाती है, तो वो नंबर डिलीट कर देती है। वो उनसे कह देती है कि प्लीज आगे से आप जुन को कॉल मत करना वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
सियोंग के काम में प्रॉब्लम्स चल रही है, इसी रीजन से वो एक लॉयर से मिलने जाता है जो कोई और नहीं कांग ही होता है। दोनों की आपस में खूब बनने लगती है। ये दोनों मिलकर रोड पे एक ओल्ड लेडी की हेल्प भी करते हैं। इधर रियो बस में होती है एंड वो याद कर रही होती है कि उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। असल में उसने खुद काम नहीं छोड़ा था, उसे काम से निकाला गया है एंड उसके फियांसे ने भी उसे चीट किया है, जिसके वजह से अब रियो कोरिया आ गई है। रियो सियोंग को एक प्लान गिफ्ट करती है क्योंकि कल ऑफिस की ओपनिंग सेरेमनी है, तो वो कल नहीं आ पाएगी, इसलिए वो आज ही गिफ्ट दे रही है। नेक्स्ट डे रियो की मॉम सेरेमनी में जाने के लिए बहुत अच्छे से रेडी होती है क्योंकि उनके स्कूल की फ्रेंड्स भी आने वाली है, लेकिन उन्हें वही गोल्ड वाला ब्रॉच पहनना था जो रियो ने उन्हें गिफ्ट दिया था। ब्रॉच बहुत ढूंढने पे भी नहीं मिलता है, तो वो ऐसे ही चली जाती है। पार्टी में उनकी क्लासमेट्स उनसे मिलती है और उन्हें रियो की शादी टूटने के लिए बहुत नीचा दिखाने लगती है। कैसे भी करके वो ये सिचुएशन हैंडल कर रही होती है, मगर वॉशरूम में भी उनकी दो फ्रेंड्स उनकी खूब बुराई कर रही होती है। वो बोल रही होती है जिस तरह से मान सक्सेसफुल है उसी तरह से बेटी भी निकली। ये सब सुन के रियो की मॉम को बहुत बुरा लगता है। रियो को ब्रॉच मिल गई थी तो वो उसे देने के लिए पार्टी में आ जाती है, पर सियोंग उसे थोड़ी देर पार्टी में रुकने बोलता है और कहता है कि तुम कुछ खा के जाना, ऐसे मत चले जाना। रियो की मॉम रियो को यहाँ देखकर बहुत घबरा जाती है क्योंकि वो जानती है कि अगर उसकी फ्रेंड्स ने रियो को यहाँ देखा फिर से मजाक उड़ाने लगेगी। वो रियो को यहाँ से ले जाने लगती है, बट तब तक उनकी फ्रेंड्स आ जाती है और वो लोग रियो से उसके करियर रिलेटेड क्वेश्चंस करने लगते हैं। लेकिन यहाँ रियो के मॉम एम्बैरेस होने से बचने के लिए झूठ कहने लगती है कि मेरी बेटी ने कोई जॉब वॉब नहीं छोड़ा है, उसे तो बहुत सारी कंपनी जॉब्स ऑफर कर रही है, इसलिए वो सबसे अच्छी कंपनी में जाने का सोच रही है और ये बस यहाँ कुछ दिनों के लिए हॉलीडे पे ही आई है। ये जल्दी यहाँ से यूएस लौट जाएगी। रियो को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो समझ जाती है कि उसके मॉम को उसके वजह से इंसल्ट फील हो रहा है। वो घर आके पूछती है कि आप ये सब झूठ कैसे आसानी से बोल लेती हैं? आप कभी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ घर पे आऊँ, इसलिए मेरे रूम को भी आपने स्टोर रूम बना के रखा है। मॉम बोलती है मैंने कोई झूठ नहीं बोला, वहाँ पार्टी में तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम वापस से यूएस ही जाओगी। वो रियो का सामान जबरदस्ती अब ले जाने लगती है। रियो ने काफी रोकती है पर वो नहीं मानती है। वो रियो से कहने लगती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हारे पीछे बहुत ही मेहनत किया है, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। तुम यूएस में इतनी अच्छी जॉब को छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती हो। तुम पे मुझे हमेशा से घमंड था और तुम मेरे घमंड को ऐसे नहीं तोड़ सकती हो। मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगी। रियो कहती है मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, मैं खुल कर जीना चाहती हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही है या मेरा जॉब छूट गया, इससे क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? रियो की मॉम उसकी बात नहीं समझ रही होती है, तो रियो भी गुस्से से घर से चली जाती है। बाहर सियोंग पहले से ही खड़ा था और वो इन दोनों के बीच जो भी हुआ सुन लेता है। सियोंग को रियो के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। वो रियो के पीछे चला जाता है, मगर रियो बार बार खुश होने का और हंसने का दिखावा कर रही थी, जबकि सियोंग उसका हाल समझ रहा होता है कि वो असल में रोना चाह रही है। सियोंग उसे कह भी देता है कि जबरदस्ती मत हंसो, तुम मेरे सामने रो सकती हो। और ये सुनकर रियो सच में बहुत रोने लगती है। मॉम भी बहुत सोचती है और उन्हें आज रियलाइज होता है कि वो जो कर रही है रियो के साथ वो सही नहीं है। रियो को शायद अभी प्यार की और केयर की जरूरत है। नेक्स्ट डे वो सियोंग को बोल के रियो के रूम को ठीक वैसा ही डिजाइन करवा देती है जैसा उसका पहले रूम हुआ करता था। रियो तो पूरा दिन घर पे नहीं थी और शाम को जब वो घर आती है तो उसका मूड ऑफ होता है। वो अपनी मॉम से नाराज थी, इसलिए वो खाना भी नहीं खा रही होती है, बट अपने रूम में जाने के बाद देखती है कि सब कुछ चेंज है। वो ये चीज देख के बहुत खुश हो जाती है और खुशी से वो सीधे अपनी मॉम के पास आती है और पूछती है आपने ये सब कब कर लिया? मॉम बता देती है ये सब सियोंग ने मेरे कहने पे किया है। रात को रियो जब सोने जा रही होती है तो उसे सेलिंग पे चमकते हुए स्टार्स दिखते हैं। वो बचपन में ठीक ऐसे ही स्टिकर्स चिपकाया करती थी क्योंकि उसे ऐसे नींद बहुत अच्छी आती है। उसे रात को स्टार्स देखना बहुत ही
पसंद है। वो तुरंत से सियोंग को कॉल लगाती है और उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन वो रियो को गुस्सा दिलाने लगता है ये बोलकर मैंने वही टेबल लगा दिया है तुम्हारे रूम पे जिसमें तुम बैठ के अपने सीनियर के लिए लव लेटर्स लिखा करती थी और उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। और घर आकर उसी ब्लैंकेट में तुम मुंह छुपा करके रोती थी, वही ब्लैंकेट तुम्हारे बेड पे भी पड़ा है। सियोंग रियो को बहुत चिढ़ा रहा होता है। फिर वो बोलता है कि खिड़की के बाहर देखो। रियो खिड़की के बाहर देखती है तो वहाँ सियोंग होता है। वो बोलता है कि अब से तुम अपनी खिड़की बंद रखना क्योंकि मैं यही रहने वाला हूँ, मैं तुम्हें इस खिड़की पे रोज दिखूंगा। रियो कहती है तुम तो अपने शहर वाले घर में रहते हो ना। वो कहता है नहीं, अब से मैं यही रहूंगा। इस टाइम ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहीं पे फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें रियो घर में स्टार चिपका रही थी। उसका पाँव फिसल गया था, वो गिरने वाली थी मगर सियोंग ने उसे बचा लिया था और दोनों बेड पे गिर गए थे। इसी क्यूट से मोमेंट पे पार्ट खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।